वेलकम बैक। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम फिर से बात कर रहे हैं क्यूट एमसीक्यू की, दैट इज बेसिकली फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली सोशल इंपैक्ट, जो कि सेक्शन B2 का पार्ट है, जो कि स्पेशली इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रिपेयर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सेशन स्टार्ट करता हूं और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। So, पहला क्वेश्चन as you can see in your screen is asking about which of the following is disadvantage of open source software. Options are low quality software, then it is customizable, then might have bugs as not tested critically, or it is free. Well, we all know that कि जो open source software है basically they are free to use. Not only free to use, आप इसका कोड भी आपको अवेलेबल होता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। But the problem with this open source software is what कि ऑब्वियसली क्वालिटी इसकी लो हो सकती है, कस्टमाइजेबल भी होता है। जो मेजर प्रॉब्लम इसके साथ हो सकती है दैट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइट हैव बग्स एज नॉट टेस्टेड क्रिटिकली। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज आस्किंग अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन वेयर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, बोथ वेब ब्राउजर एंड सर्वर और नन ऑफ दीज। वेल, जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ वेब ब्राउजर एंड सर्वर। नाउ वी ऑल नो दैट डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब इंटरनेट में आप किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी कर, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन को ब्राउज करना हो या अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई पोस्ट शेयर करते हैं, इमेज अपनी अपलोड करते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी जो होती है वो एज ए फुटप्रिंट या उसका जो डेटा ट्रेल होता है दैट इज गेट स्टोर्ड इन द वेब सर्वर बेसिकली। और आपकी जो वेब सर्वर की लोकल हिस्ट्री होती है वहां पे भी वो स्टोर होता है। हालांकि वेब ब्राउजर को तो आप क्लियर कर सकते हैं, बट आइडियली वेब सर्वर में जो आपका डेटा ट्रेल होता है या जो फुटप्रिंट होता है वो एक बार बन जाता है, आप उसे वहां से डिलीट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ वेब ब्राउजर एंड सर्वर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is asking about which of the following is example of e-waste, or you can say electronic waste. So it's quite easy to understand that लैपटॉप, पेन ड्राइव, ऑल दीज आर व्हाट, और इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो सारे ई वेस्ट में आते हैं जब वो यूज पे नहीं होते हैं। जहां तक पीवीसी की बात है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हम कंसीडर नहीं करते, हालांकि दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेस्टेज, चूंकि ये प्लास्टिक में आ जाता है, पॉलीविनाइल। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बोथ ए एंड बी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ई। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Here it is asking that any activity we perform on the internet stays for 30 days, 365 days or 10 years or permanently. Well, इंटरनेट में आप किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो जो फुटप्रिंट रेडी होता है वो हमेशा परमानेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि 30 दिन के बाद वो आपके वेब सर्वर से या आपके ब्राउजर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट यू परमानेंटली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। It is asking about which of the following RDBMS is what your open source software. Oracle is product of Oracle itself. MS SQL Server is product of Microsoft. MS Access itself is again the product of Microsoft. बचता है हमारा MySQL which is actually open source software. So the correct answer is option D. The next question is asking about example of online identity theft. Well, अगर आप online ID theft की बात करें तो इसमें से कौन सा example आपको लगता है सही है? So the first is saying that stealing debit card details, of course, एक identity theft का example है। Sending malwares in your computer system is not, we can say कि वो identity theft में आता है, though it's a activity which comes under cyber crime. Emailing with, the forged addresses is, you can say, it's kind of phishing. And similarly, option D is saying that gaining unauthorized access to a computer network is again kind of activity which is known as what? Hacking. So the correct answer for this ऑनलाइन आईडी थेफ्ट इज व्हाट स्टीलिंग डेबिट कार्ड डिटेल्स, या किसी भी यूजर की जो पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं अगर उसको ऑनलाइन चुरा लिया जाए किसी भी इलीगल एक्टिविटी के थ्रू, चाहे वो फिशिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो हैकिंग ही क्यों ना हो। से फॉर एग्जांपल आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेना या आपका यूजर आईडी पासवर्ड को ले लेना, that basically is considered as what your online identity theft. Move to the next question now. Here it is saying that branch of science that deals with the designing and arranging workspace safer and comfortable for user is called what? Well, देखिए आज की डेट में हम हर कोई डिजिटल हो चुका है, हर कोई इंटरनेट को बहुत ज्यादा यूज करता है, टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो स्क्रीन टाइम सभी का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसी सिचुएशन में ऑफ कोर्स आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लाजमी है। देयर इज ए टर्म कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स, जो बेसिकली एक साइंस की ब्रांच है जो ये आपको बताती है कि जब आपका जो वर्क प्लेस है, चाहे आप उसको डिजिटली यूज करें, भले ही वहां पे आप ऑन स्क्रीन वर्क करते हो या ऑफ स्क्रीन वर्क करते हो, इट शुड बी सेफ एंड इट शुड बी कंफर्टेबल सो दैट आप हेल्थ से आने वाली प्रॉब्लम से बच सकें। सो दैट इज बेसिकली व्हाट योर एर्गोनॉमिक्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
It is asking that Rishika found a crumpled paper under her desk. She picked it up and opened it. It contained some text which was stuck off thrice, but she could not still figure out easily that the stuck off text was the email ID and the password of Garvit, her classmate. What is ethically correct for Rishika to do? I have taken this question from NCERT textbook. It's simply saying that कि ऋषिका को एक पेपर मिला जिसमें किसी दूसरे उसके फ्रेंड का जो है आईडी और पासवर्ड डला हुआ था, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे इस पासवर्ड को दूसरे दोस्तों को या दूसरे क्लासमेट्स को देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्या उसे गर्वित के पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए उसके अकाउंट को ओपन करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। द ऑप्शन ए इज सेइंग दैट इन्फॉर्म गर्वित सो दैट ही मे चेंज हिज पासवर्ड। सो दिस इज द करेक्ट वन कि गर्वित को वो वापस उसे इन्फॉर्म करें कि ये इसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसे वो इमीडिएटली चेंज करे सो दैट वो कहीं किसी भी तरह से साइबर क्राइम का शिकार मत हो। So the correct answer is option A. Now the next question is saying that Suhana is down with fever, so she decided not to go to school tomorrow. Next day in the evening, she called up her classmate Shaurya and inquired about the computer class. She also requested him to explain the concept. Shaurya said, "Ma'am taught us how to use tuples in Python." Further, he generously said, "Give me some time. I will email you the material which will help you to understand tuples in the Python." Shaurya quickly downloaded a 2-minute clip from the internet explaining the concept of tuples in the Python. Using video editor, he added the text prepared by Shaurya in the downloaded video clip. Then he emailed the modified video clip to the Suhana. This act of Shaurya is an example of what? इतना लंबा चौड़ा इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे ये है कि शौर्या ने एक वीडियो डाउनलोड किया, उस पे अपना एडिट करके नाम डाल दिया अपना खुद का प्रिपेयर बाय शौर्या और उसको शेयर कर दिया सुहाना के साथ में। तो ये कौन सा एक्ट है? सो इट्स सिंपली वी कैन से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। वेल वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ एक्ट जिसे हम साइबर क्राइम पे भी रख सकते हैं, बट किसी भी तरह का जो डिजिटल प्रॉपर्टी है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे किसी ने अपनी मूवी बनाई, किसी का कोई फोटोग्राफ है, किसी का कोई से फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, अब आप उसको इलीगली यूज करेंगे अपने नाम से, सो बेसिकली इट कम्स अंडर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। हालांकि यहाँ पे चूंकि साइबर क्राइम भी लिखा हुआ है तो वो एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो साइबर क्राइम हो जाएगा, बट और चूंकि इसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की बात हो रही है इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Here it is asking that after a fight with your friend, you did the following activities. Which of these activities is not an example of cyber bullying? तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें साइबर बुलिंग का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यू सेंट एन ईमेल टू योर फ्रेंड विद द मैसेज सेइंग दैट आई एम सॉरी, तो ऑब्वियसली ये तो साइबर बुलिंग नहीं होगी। यू सेंट ए थ्रेटनिंग मैसेज टू योर फ्रेंड सेइंग दैट डू नॉट ट्राई टू कॉल और टॉक टू मी, अगेन इट इज नॉट द साइबर बुलिंग, क्योंकि आपने सीधे सीधे बोल दिया कि आप हमसे बात ना करें। Option C is saying that you created an embarrassing picture of your friend and uploaded on your account on a social networking site. Obviously, this is something which is related to cyberbullying. Cyberbullying का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन किसी को हैरेस करना। तो अगर आप किसी की embarrassing पिक्चर को शेयर करते हैं या एडिट करके शेयर कर दें सोशल मीडिया पे, जिससे कि विक्टिम है उसे शर्मिंदा होना पड़े या वो परेशान हो, so this is something called cyberbullying. So the correct answer is option C. Next question is asking about which of the following is true about digital footprint. So we all know that कि कोई भी यूजर जब इंटरनेट को यूज करेगा तो उसका डिजिटल फुटप्रिंट बनना ही है, ये बिल्कुल सही है। डिजिटल फुटप्रिंट्स जो होते हैं ये किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड और उसके वर्क एथिक्स को जज करने में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आजकल किसी भी यूजर का या इंडिविजुअल का डिजिटल फुटप्रिंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए। सो अगेन इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ऑप्शन सी इज सेइंग दैट डिजिटल फुटप्रिंट वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फुल्ली फ्रॉम द इंटरनेट। दैट इज अगेन वेरी मच ट्रू, बिकॉज आप अपने वेब ब्राउजर से तो अपनी एक्टिविटीज को डिलीट कर सकते हैं, बट वेब सर्वर में जो आपने एक्टिविटी की है वो एक बार स्टोर हो गई, मतलब वो परमानेंट हो जाती है। सो आप जरूरी नहीं है कि डिलीट करें तो वो वहां से भी डिलीट हो जाए। इट मीन्स दैट ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Here it is asking that software used in your school to manage different activities like fee, books, student record is what? Well, आपके स्कूल में जो उसका खुद का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा, that we can say is proprietary software. Proprietary software का मतलब ये होता है which is not free to use, जो the customized softwares होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनली अपने लिए बनवाता है by paying some amount of money. So that is proprietary software, या जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है या कुछ अमाउंट देके आप उसका लाइसेंस प्राप्त करते हैं।
जहां तक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात है, जिसमें कोड भी फ्री होता है, जिसे आप एडिट भी कर सकते हैं, यूज भी फ्रीली कर सकते हैं। फ्रीवेयर की अगर आप बात करते हैं तो विच इज फ्री टू यूज, बट आप उसको एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। शेयरवेयर इज समथिंग विच इज फ्री फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद आपको उसकी पेमेंट देनी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट 3R इन ई वेस्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू व्हाट। सो वी ऑल नो दैट कि ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए सबसे पॉपुलर जो तरीका है दैट इज 3R, दैट इज फर्स्ट reduce, then reuse, then recycle. So the correct answer is option B. Move to the next question now. Shantanu is working in IT industry where he spend more time in front of his screen that is impacting his health negatively. What is or are the point or points you suggest him to take care of? So as I said कि आप सबका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कुछ पॉइंट्स उसको ध्यान रखने चाहिए अपनी हेल्थ को लेके। सो फर्स्ट इज सेइंग दैट गिव योर आईज अ ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन, बिल्कुल सही बात है। टेक स्मॉल ब्रेक एट रेगुलर इंटरवल एंड स्ट्रेच योर सेल्फ, ये भी बिल्कुल सही है। यूज एर्गोनॉमिक फर्नीचर दैट मिनिमाइजेस डिस्कम्फर्ट एंड फटीग। सो एज आई सेड, एर्गोनॉमिक्स जो है वो आपके वर्क स्पेस को कंफर्टेबल बनाने की बात करता है, सेफ बनाने की बात करता है। तो एर्गोनॉमिक फर्नीचर का मतलब ये हुआ कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपने उसे टेबल पे रखा हुआ है, तो आपकी चेयर की हाइट इतनी होनी चाहिए कि आप पैरेलली उसको देख सकें, ना ज्यादा वो ऊपर हो आपकी हाइट से, सिटिंग हाइट से, या ज्यादा नीचे हो। सो इस तरह की जितनी भी चीजें आती हैं वो एर्गोनॉमिक्स में आती हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज आस्किंग अबाउट ई वेस्ट इज कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द एबव या बोथ ए एंड सी। सो ई वेस्ट ऑब्वियसली ये तीनों के लिए ही हार्मफुल है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक्ट दैट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बाय गिविंग रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। वेल, इंडिया में आईटी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत किसी भी यूजर को इलीगल एक्टिविटी से बचाने के लिए जो लॉ रेडी किया गया है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की भी बात करता है। और यहाँ पे दो बातें मुख्य रूप से होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना सही तरीके से, फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना, एंड आपके डिजिटल सिग्नेचर को भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना। सो ये ओवरऑल जो बातें हैं वो रिलेटेड हैं आपके आईटी एक्ट 2008 से। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर इसके रिन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा दैट टाइम वी कैन से इट वाज हैपेंड इन 2008। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक हैट हैकर्स आर व्हाट? सो बेसिकली दे आर नॉन एथिकल हैकर्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो एथिकल हैकर्स होते हैं, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं उन्हें हम एथिकल हैकर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट which is not true about white hat hackers. They are ethical hackers, बिल्कुल सही बात है। They try to break system security for ID theft or monetary gains. तो ये it is absolutely wrong because जो ethical hackers या white hat hackers होते हैं वो एक्चुअली आपके सिस्टम के जो लूप होल्स होते हैं उनको पहचानते हैं और आपको बचाने की कोशिश करते हैं, ना कि आपको थ्रेट करें उसके लेके। अगला ऑप्शन है दे ट्राई टू एक्सप्लोर एनी वल्नरेबिलिटी और लूप होल ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। सो इट इज अगेन करेक्ट, जैसा मैंने आपसे कहा। दे इंश्योर दैट प्रोप्रिएटरी इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम इज सेफ, दैट इज अगेन एब्सोल्युटली राइट। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि नॉट ट्रू, तो इस ऑप्शन बी है कि वो ब्रेक करते हैं सिस्टम सिक्योरिटी को फॉर द मॉनिटरी गेन। अगला हमारा क्वेश्चन है दैट इज सेइंग दैट फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रिटन फॉर साइबर क्राइम। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ कंप्यूटर और डिजिटल इन्वायरमेंट टू कमिट क्राइम। Sometimes computer or digital environment itself is the target of for crime. Of course, cyber crime का मतलब ये है जहां पे या तो कंप्यूटर सिस्टम या टेक्नोलॉजी को यूज करके क्राइम किया जाए, या दूसरा ये है कि जहां पर कंप्यूटर सिस्टम या टेक्नोलॉजी ही खुद शिकार होती है क्राइम का। इसका मतलब ये दोनों ही यहाँ पे ट्रू होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Here it is asking that which of the following does not come under cyber crime? So hacking, phishing, murder, spamming. तो साइबर क्राइम में मर्डर नहीं आता बिकॉज ये बहुत ही बड़ा ऑफेंस है जो ऑफ कोर्स ऑफलाइन ही किया जाता है, तो मर्डर को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। अब ये मैटर जो है डिबेट का हो सकता है कि भाई वहां पे अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई हो तब क्या हो सकता है, तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी अगर होगी साइबर क्राइम में इलीगल एक्टिविटी को हैपन करने में दैट टाइम वी कैन से साइबर क्राइम, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग को ही हम साइबर क्राइम में कंसीडर करते हैं। Next question is asking about which of the following does not match with the objective of free software. भाई फ्री सॉफ्टवेयर है मतलब आपके पास पूरा फ्रीडम है उसको यूज करने का, आपके पास पूरा फ्रीडम है उसकी फंक्शनैलिटी को स्टडी करने का,
आपके पास पूरा फ्रीडम होता है कि आप उसके प्रोग्राम को अपडेट कर सकें और रिलीज कर सकें पब्लिकली फॉर कम्युनिटी बेनिफिट्स। लेकिन आपके पास ये फ्रीडम नहीं होता कि आप अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए या इंसेंटिव्स के लिए उसकी कॉपीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन द क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। देखिए लाइसेंस दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो क्रिएटिव कॉमन हो सकता है या एक जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस की हम बात करते हैं। तो क्रिएटिव कॉमन जो होता है वो क्रिएटिव वर्क्स के लिए होता है, जिसमें कि मूवी भी हो सकता है, इमेज, बुक, सब कुछ आएगा। सॉफ्टवेयर जो होता है वो बेसिकली आपके जीपीएल से रिलेटेड होता है, दैट इज जनरल पब्लिक लाइसेंस में आता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Move to the next question. Here it is asking that select the incorrect statement. Actually it is about intellectual property right. So intellectual property right जो है वो ओनर को राइट देती है कि वो कितनी इंफॉर्मेशन यूजर के साथ शेयर करना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, वो डिसाइड कर सकता है ओनर, भाई मुझे कितना इंफॉर्मेशन मेरी प्रॉपर्टी का यूजर को देना है। दूसरा, इट इनकरेजेस क्रिएटर टू इन्वेंट न्यू आइडियाज, डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेडी की, डिजिटल प्रॉपर्टी रेडी की, और अगर वो सिक्योर होगी, अगर उसका इलीगल यूज नहीं होगा तो आपकी मेहनत बचेगी। अगर आपको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको मोटिवेट करेगा फर्दर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने की, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट दैट इट इंश्योर्स दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड पब्लिकली। वेल ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा मुझे डाउट पे आ रहा है। अगला जो ऑप्शन है दैट इज सेइंग दैट इट गिव्स ऑनर राइट टू गेट फाइनेंशियल बेनिफिट, तो ये भी बिल्कुल सही है। जहां तक बात है कि आईपीआर ये इंश्योर करता है कि कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पब्लिकली आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो ये आईपीआर के अंतर्गत बेसिकली नहीं आता है। सो एज पर माई कंसर्न ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हेन यूजर शेयर ए पोस्ट इन फेसबुक ही लीव्स ट्रेल ऑफ डेटा कॉल्ड एज व्हाट। देखिए फेसबुक में, इस तरह के सोशल मीडिया में अगर डेलिबरेटली आप कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं तो वो एक एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट के अंतर्गत आता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। GPL stands for what? So we can simply say that it's general public license। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं उसमें GPL ही प्रोवाइड किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दैट राघव इज मेकिंग ए वेबसाइट, he want to get license for it so that he can decide to give right to the recipients what type of license he should get। वेल देखिए वेबसाइट अगर बना रहा है तो उसके लिए क्रिएटिव कॉमन उसको मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइसेंस टू सॉफ्टवेयर। So that is basically GPL. Move to the next question now. Unlawful activity where fake websites or email that looks original are presented to the user to fraudulently collect sensitive information of user is called what? आपके पास एक ईमेल आती है जो आपको ऐसा लगता है कि एक ऑथेंटिक ईमेल है जो एक जेन्युइन सोर्स से आई है, लेकिन जब आप उसे ओपन करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो इलीगली आपसे ले ली जाए ताकि आप बाद में परेशान होते रहें। इस एक्ट को हम फिशिंग बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज सेइंग दैट EULA स्टैंड्स फॉर व्हाट। EULA स्टैंड फॉर दैट इज एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सिक्योरिटी मेजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम। इनमें से कौन सा जो है आपको लगता है कि सही सिक्योरिटी मेजर नहीं है साइबर क्राइम को रिड्यूस करने का। द फर्स्ट इज सेइंग दैट डू नॉट विजिट और डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम द अनट्रस्टेड वेबसाइट। बिल्कुल सही बात है, जिस वेबसाइट पे आप भरोसा नहीं कर रहे हैं या जो अनट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं उनसे कभी भी आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को वहां से डाउनलोड ना करें या उसे विजिट ना करें। लाइक HTTPS वेबसाइट्स पे ही आप हमेशा जाएं, ऑथेंटिक होती है जहां से कि आप डेटा गेन कर सकते हैं, डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। बिल्कुल सही बात है, आपका खुद का अपना नेटवर्क है तो आप उसे भी पासवर्ड से सिक्योर करें, क्योंकि उस नेटवर्क को भी अगर हैक कर ले कोई, ऑब्वियसली फिर आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। The next is saying that while using someone else's computer, allow browser to save password or autofill data to save your time। तो ये बिल्कुल गलत बात है भैया, आप किसी और के कंप्यूटर में बैठ जाएं और उसके ब्राउजर में अपना पासवर्ड सेव करवा दें, ऑटोफिल डेटा ऑन कर दें, तो ऐसे में तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि भाई आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे शॉपिंग करें, टिकटिंग करें, तो वो एक सही और सिक्योर वेबसाइट से करें, तो ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि टेकटिप नाउ है, उसने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना दिया। अब उसको अपने नाम और लोगो के लिए इनमें से कौन सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सो सीधी सी बात है, नाम और लोगो आ गया मतलब आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा उसके लिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दे विल गेट कॉपीराइट ओनली फॉर व्हाट। भाई आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो आपको कॉपीराइट अगर लेना है तो किस चीज के लिए मिलेगा।
तो जो सॉफ्टवेयर का कोड है उसके लिए आपको कॉपीराइट मिलेगा। अगला बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन यूजर एंड क्रिएटर परमिटिंग टू यूज क्रिएशन विद लिमिटेशन इज व्हाट। क्रिएटर और यूजर के बीच में एग्रीमेंट होता है, जो भी क्रिएशन है जो क्रिएटर ने की है, जैसे मैं डेवलपर हूं, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, अब उस सॉफ्टवेयर को मैं यूजर को देना चाहता हूं यूज करने के लिए विद सर्टेन लिमिटेशन, तो ऑब्वियसली इसके लिए मुझे लाइसेंस एग्रीमेंट करना होगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर लाइसेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, ये दो स्टेटमेंट है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर का, उससे मैंने लिया है। पहला बोलता है कि कॉपीराइट जो होता है वो ऑटोमेटिकली ऑथर या क्रिएटर को मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मिलता है, ऑटोमेटिक ग्रांट होता है। फॉस का मतलब होता है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसका सोर्स कोड जो होता है वो यूजर से हिडन होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर भी यूजर को मिल जाता है। सो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है इस क्वेश्चन का आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट Dhoomal is not able to differentiate between shareware and freeware. In the sense, इस क्वेश्चन में आपको freeware और shareware के बीच का जो करेक्ट डिफरेंस है वो बताना है। freeware जो होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, shareware जो होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। freeware जो होता है उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट shareware को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी बोथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जहां पर आप अपने इंटेलेक्ट को यूज करके चीजें बनाते हैं। तो फोटोग्राफ भी आएगा, स्कल्पचर भी आएगा, सॉफ्टवेयर भी इस कॉपीराइट में आ सकता है। स्लोगन जो होता है वो इसमें नहीं आता, क्योंकि स्लोगन जो आता है वो ट्रेडमार्क के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्लोगन हुआ, कोई फ्रेज हुआ, कोई सिंबल हुआ, ये सब किस में आ जाते हैं? ट्रेडमार्क में। अब ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? तो कॉपीराइट का सिंबल है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी प्रोटेक्टेड अंडर, तो अभी हमने देखा कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। द नेम एंड लोगो वी गॉट दैट इट्स ट्रेडमार्क। देन द फंक्शनल, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। द फंक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया विल बी प्रोटेक्टेड अंडर वेयर। तो फंक्शनल एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे सॉफ्टवेयर आपने बनाया तो उसका जो पूरा एक्सप्रेशनल आइडियाज है उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बोलता है सिंबल, वर्ड, शॉर्ट फ्रेसेस, स्लोगन, एज आई सेड ट्रेडमार्क, इसके लिए लेना पड़ता है। Then the practice of taking someone's work or ideas and passing them off as one's own is known as what? भाई किसी का आइडिया या किसी का वर्क क्रिएशन जो है उसको आप अपना नाम दे के आगे बढ़ा दोगे, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेगियरिज्म। ये प्लेगियरिज्म के अंतर्गत आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे मेरे क्यूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए सोशल इंपैक्ट के। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको सोशल इंपैक्ट से रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट में जाइए www.techtipnow.in पे। वहां पर आपको एमसीक्यू सेक्शन में जाके ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको क्यूट सेक्शन में भी जाके इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे। दोनों पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो वहां पर आप सीबीएसई एग्जाम एमसीक्यू के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें भी इन सब के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यदि अभी भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए मेरे इस वीडियो के, वहां सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप उनको प्लीज ओपन करें, फॉलो करें। आपके क्यूट का पेपर को बेस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। विद दिस आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल। Thank you for watching this video and please don't forget to like, share and subscribe as well. I desperately need your all support. Thank you and take care.